सवेरे 9 बजे जब फ़ोन लगाया तो किसी स्त्री ने फ़ोन उठाया था। आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन ठीक से पहचान नहीं पाया कि कौन है। आलोक सुबह 9:30 बजे तक अमूमन घर में ही होता है और फ़ोन भी वही उठाता है। फिर आज ये कौन है? आलोक की माँ और उसकी बहन उमा से तो 1-2 बार बात हो चुकी है, सो उनकी आवाज़ पहचानता हूँ। यह आवाज़ उन दोनों में से किसी की भी नहीं थी। ऐसा बस जब मैंने ही पूछ लिया कि आप कौन बोल रही हैं, तो अपना नाम बताने की बजाय उन्होंने मेरा परिचय पूछ लिया, और कायदे से ये ठीक भी था। पहले मुझे ही अपना परिचय देना चाहिए था। मैंने ओ सॉरी कहते हुए जब अपना नाम और पता ठिकाना बताया तो लगा दूसरी ओर ओ सॉरी प्रणाम कहते हुए उसका स्वर कुछ आर्द्र सा हो गया था। लेकिन मेरे परिचय के एवज में अपना नाम बताने की बजाय उसने यही कहा, जी आलोक तो अभी शिलांग गए हुए हैं, शाम तक लौटने का कह गए हैं। आप चाहें तो रात को 8:30 के बाद कभी भी फ़ोन करके पता कर लें। और इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता उसने फ़ोन रख दिया। उससे बात करने के लहजे से तो यही लगा था कि शायद वह मुझे पहले से जानती है। हो सकता है आलोक की पत्नी हो या घर की कोई और सदस्य। मैंने उसी रात 9:15 बजे के करीब फिर फ़ोन लगाया तो इस बार आलोक ने ही उठाया था। मेरी पोस्टिंग और वहाँ आने की खबर पाकर वह खुशी जाहिर करने लगा, लेकिन कुछ ही क्षणों में बात करते हुए उसका स्वर थोड़ा ठंडा सा पड़ता लगा। मैंने आशंका भांपते हुए तुरंत स्पष्ट कर दिया कि फला तारीख को गुवाहाटी पहुंच जरूर रहा हूं, लेकिन मेरे ठहरने को लेकर ज़्यादा चिंता न करें। शुरू के 2-4 दिन के लिए किसी गेस्ट हाउस या किफ़ायती होटल में ठहरने की व्यवस्था हो सके तो ज़रूर कन्फर्म कर दें, क्योंकि मेरे लिए वह नई जगह है। बाकी वहाँ पहुंचकर इंतज़ाम देख लूँगा। अपनी बचपन की दोस्ती के नाते उसे जिम्मेदारी भी सौंप दी कि अपने आसपास कोई किराए का छोटा मकान भी पता कर ले। आलोक ने पहले तो इसी बात पर नाराज़गी जाहिर की कि मैं कहीं और रुकने के बारे में क्यों कह रहा हूँ। मुझे और कहीं नहीं, उसके घर ही रुकना है। फिर मेरी चिंता दूर करते हुए बता दिया कि पहले मैं पहुँच जाऊँ, फिर मकान की व्यवस्था भी हो जाएगी। अगले दिन दिल्ली से मैंने राजधानी पकड़ी और 30 घंटे की यात्रा के उपरांत अपने गंतव्य के करीब पहुँच गया। शाम 5:45 बजे के करीब जब गाड़ी बादलों से ढकी हरियाली को पार करती एक विशाल नदी पर बने पुल को पार करने लगी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। जीवन में पहली बार इतनी बड़ी नदी जो देख रहा था। सहयात्रियों ने बताया कि यही ब्रह्मपुत्र है। नदी क्या थी, जैसे समंदर ही पसरा पड़ा हो। पुल के उस पार दूर नगर की रोशनियां चमक रही थीं। गाड़ी के स्टेशन पहुंचने तक अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था। गाड़ी प्लेटफार्म पर आकर रुकी तो मैं भी अपना सामान लेकर डिब्बे से बाहर आ गया। आलोक थोड़ी दूरी पर खड़ा दिख गया था। मैंने सामान नीचे रख उसे हाथ उठाकर इशारा किया तो वह मुस्कुराता हुआ मेरी ओर बढ़ाया। उसे सामने पाकर तसल्ली हुई और आगे बढ़कर उत्साह से उसे गले लगा लिया। सामान लेकर हम ज्यों ही प्लेटफार्म से बाहर आए तो एक सफ़ेद मारुति हमारे पास आकर खड़ी हो गई। आलोक ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और मुझे पीछे बैठने का इशारा किया। अटैची और होल्ड डिक्की में रखवाने के बाद हम पीछे की सीट पर बैठ गए। आलोक ने ड्राइवर से असमिया में कुछ बात की, जिसका मैंने अनुमान लगा लिया कि उसने गाड़ी सीधी अपने घर लेने की हिदायत दी थी। मैंने उसके भाषा ज्ञान की सराहना करते हुए कहा, वाह भाई, तुम तो थोड़े ही वर्षों में अच्छे खासे असमिया हो गए। थोड़े कहाँ यार, पूरे 8 साल बिताए हैं यहाँ। जब इन्हीं के साथ रहना है तो इनकी बोली वानी तो सीखनी ही होगी ना। यहाँ धंधा जमा लिया, घर बना लिया, तो फिर यहाँ का होने में क्या कसर रह गई। उसने हंसते हुए मेरी बात का जवाब दिया। मैं भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। कार अपनी रफ्तार से बाजार के बीच से गुजर रही थी। और घर में सब कैसे हैं, कैसा चल रहा है कारोबार, मैंने सहज जिज्ञासा बस पूछ लिया। सब ठीक है, बस बाबूजी की तबीयत ज़रूर कुछ नर्म रहती है। माँ और भाई बहन मज़े में हैं। तेरी भाभी अभी पियर गई हुई है कोलकाता, जिसे जाकर लाना है। लेकिन दुकान के काम ने ऐसी हालत बना रखी है कि किसी बात पर अपना बस नहीं रह गया है। सुबह 9 बजे निकलता हूँ घर से और रात को 9 साढ़े 9 तक सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। गनीमत है कि तू आज रविवार को पहुँचा है तो तुझे लेने खुद आ सका हूँ। आलोक ने सार रूप में घर और अपने काम की व्यस्तता के बारे में बता दिया था। मैंने भी बात को हल्के प्रयास में रखते हुए कह दिया, अब इतना बड़ा कारोबार फैलाया है तो यह सब तो होगा ही भाई। पिताजी की तबीयत के बारे में जानकर वाकई चिंता हुई। किसी अच्छे स्पेशलिस्ट की सलाह ले लो, सब ठीक हो जाएगा।
उसकी बात का संक्षिप्त सा उत्तर देकर मैं भी खिड़की से बाहर देखने लगा। गाड़ी अपना रास्ता बनाती रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। आलोक मुझे रास्ते में आने वाली प्रमुख जगहों की जानकारी देता जा रहा था और कोई आधे घंटे की यात्रा के बाद गाड़ी एक बंगले के पोर्च में पहुंचकर खड़ी हो गई। आलोक को अपनी तरफ से उतरते देख मैं भी दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। अपने पत्र में कभी आलोक ने जिक्र किया था कि उसके पिता ने बेलटोला में किसी असमिया रईस से एक बनी बनाई कोठी खरीद ली थी। आज उसी कोठी में दाखिल होते हुए मैं चकित था। मैं और आलोक ग्रेजुएशन तक साथ पढ़े थे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही आलोक के पिता उसे अपने साथ गुवाहाटी ले आए और उसे अपने व्यापार में जोड़ लिया। फैंसी बाजार में रेडीमेड गारमेंट और कपड़े की एक बड़ा सा शोरूम था उनका। आलोक पिता के साथ उसी में काम में रम गया। उसके बहन भाइयों और परिवार के लोगों से भी मेरी अच्छी वाकफियत थी, लेकिन उसी घर में मौजूद उस स्त्री को मैं नहीं पहचान पा रहा था जो घर में दाखिल होते समय सामने दिखती रसोई में आधा घूंघट निकाले खड़ी थी। उसे देखकर अनुमान लगाया कि शायद फ़ोन पर उसी से बात हुई थी। थोड़ी देर बाद जब वह बैठक में चाय लेकर हमारे बीच आई तो उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। उसे पहली ही नज़र में पहचान लेने में मैंने कोई गलती नहीं की। यह सुखदा थी, आलोक के स्वर्गवासी भाई गोपाल की पत्नी। इसके बारे में मेरी जानकारी यही थी कि गोपाल की असामयिक मृत्यु के बाद वह अपनी माँ के पास ही रह रही थी। यह यहाँ कब आ गई इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। सुखदा को मैं बचपन से ही अपने घर में आते जाते देखता रहा हूँ। उसके पिता सुगन चंद की गिनती हमारे गांव के मौजीज में होती थी। कई साल पहले अपने कारोबार में घाटा लगने के कारण उस सदमे से वे उबर नहीं पाए और असमय ही चल बसे, लेकिन सेठानी ने धीरज और सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने भाइयों की मदद से समय रहते अपनी दोनों बेटियों और एक बेटे को अच्छे खाते पीते घरों में ब्याह दिया था। उन्हीं में से छोटी सुखदा सेठ लक्ष्मी चंद के बड़े बेटे गोपाल को ब्याही गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक हादसे का शिकार होकर कच्ची उम्र में ही स्वर्ग सिधार गया। सुखदा उस समय कोई 17-18 बरस की रही होगी। उन दिनों अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के कारण मैं गांव कम ही जा पाता था। सुखदा वहीं पड़ी थी। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा तब तक वह सीनियर सेकेंडरी कर चुकी थी, लेकिन तब तक शादी नहीं हुई थी। इतने बरस बाद उसे इस घर में अचानक देख कर भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अगली सुबह जब वह चाय लेकर मेरे कमरे में आई तब उससे मेरी संक्षिप्त सी बातचीत हुई। आलोक तब तक उठा नहीं था। उसके रंग रूप में बदलाव के बावजूद मेरे लिए वही अपने गांव गली की सुखदा थी। चेहरे पर वही बाल छवि अब भी बरकरार थी जिसकी धुंधली सी स्मृति बची रह गई थी। हल्की आसमानी साड़ी और उसी रंग के ब्लाउज में निखरती उसकी काया, कलाइयों में उसी रंग की 4-4 चूड़ियाँ, कानों में पतले से टॉप्स, गले में फ़कत एक पतली सी सोने की चैन और पाँव में चांदी की पायलें। बस इतने से श्रृंगार में वह जितनी आकर्षक लग रही थी उतनी तो कोई बनाव श्रृंगार करने के बाद भी शायद ही लगती। इतने अंतराल के बाद मिलते हुए उसकी नज़र में एक स्वाभाविक सी शर्म और संकोच थी। चाय देते वक्त उससे बातचीत में बस इतना भर जान पाया कि वह पिछले 4 महीने से यहीं है। वह इस घर की बहू थी तो उसका यहाँ होना मुझे स्वाभाविक ही लगा। अगले 2 दिनों में आलोक के घर के बाकी सदस्यों से भी मेरा मेलजोल सहज हो गया। आलोक की छोटी बहन उमा यूँ तो सुखदा से कोई 10 बरस छोटी थी, लेकिन कद काठी में उससे सवाई ही लगती थी। उमा से छोटा दीपक 8वें दर्जे में पढ़ रहा था। सुखदा का ज़्यादातर समय घर की रसोई में ही बीतता था। आलोक की माँ को जो भी काम करवाना होता वह उसी को आवाज़ देती, भले उमा खाली हाथ पसारे ही क्यों ना खड़ी हो। मुझे सुखदा के प्रति घर के लोगों का यह बर्ताव कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन कुछ कहने की गुंजाइश कम ही दिख रही थी। मेरी गहरी पहचान और नज़दीकी फ़कत आलोक तक सीमित थी। मेरे रुकने का इंतज़ाम उसने अपने घर के गेस्ट रूम में कर रखा था, जो एक तरह से अलग सा पड़ता था। यूँ पिछले सालों में आलोक से चिट्ठियों के जरिए संपर्क तो बना ही रहा, कभी कभी फ़ोन पर बात भी हो जाती, लेकिन इस बीच उसके परिवार में जो कुछ घटित हुआ उसकी जानकारी मुझे कम ही हो पाई। आलोक भी पूछने पर टाल जाता। जब तक उसका परिवार बीकानेर में रहा उनके घर मेरा अक्सर जाना आना होता रहा, लेकिन वहाँ से यहाँ आ जाने के बाद वह संपर्क काफ़ी कम हो गया था। सुखदा उन दिनों गांव में स्कूल में ही पढ़ती थी। मैं उसे गली में अक्सर आते जाते देखता रहता। लड़कियों से मेरी बोलचाल
यूँ कम ही होती थी, लेकिन स्कूल आती जाती सुगदा जाने क्यों मुझे अच्छी लगती और वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा देती। हमारा एक दूसरे के प्रति अमूर्त सा आकर्षण शुरू हो ही रहा। एक बार मैंने उसे गली में लड़ते दो साड़ों की चपेट में आने से बचा लिया और उस हादसे में मुझे हल्की चोट भी आई, लेकिन सुगदा को बचाकर मैंने उसके घर पहुंचा दिया। उसकी माँ को जब इस घटना का पता चला तो वह कई दिनों तक मेरे प्रति कृतज्ञता प्रकट करती रहीं। सुगदा भी उसके बाद जब भी मिलती उस एहसान और संकोच में डूब जाती। अफसोस भी जाहिर करती कि उसे बचाने में मैं जख्मी हो गया। जब मैं बीकानेर चला गया और गांव आना जाना कम हो गया तो सुगदा से मेरा संपर्क लगभग टूट सा गया। प्रत्यक्ष रूप से ना मिल पाने के बावजूद मैं मेरी स्मृति से कभी लुप्त नहीं हुई। यहाँ गुवाहाटी में पिताजी की तबीयत नर्म रहने के कारण इधर कारोबार की सारी जिम्मेदारियाँ आलोक पर आ गई थीं। मैं सुबह से रात तक उसी में लगा रहता। मैंने जब सुगदा के बारे में उससे पूछा तो उसने अनमनेपन से इतना ही बताया कि भाई के स्वर्गवास के बाद वह अपनी माँ के पास गांव में ही रहा करती थी। 6 महीने पहले जब उसकी माँ भी चल बसी तो पिताजी उसे यहाँ अपने साथ गुवाहाटी ले आए। वह इस घर की बहू है तो और कहीं क्यों रहती, तो इसकी दूसरी शादी करवा दी होती। कितनी कम उम्र तो रही होगी उसकी। मैंने एक स्वाभाविक सी जिज्ञासा व्यक्त की। कैसी अजीब बात कर रहे हो आनंद, बनियों में कहीं देखा है ऐसा रिवाज? तुम इतने पढ़े लिखे हो आलोक, गुवाहाटी जैसी आधुनिक शहर में रहते हो और इतने पुराने ख्याल रखते हो, फिर औरों से तो उम्मीद ही क्या की जाए। सवाल मेरे पढ़े लिखे या आधुनिक होने का नहीं है दोस्त। जब तक घर के बाकी लोगों और समाज की राय नहीं बदलती, ऐसे रिवाजों को उलट देना किसी एक के बुते की बात नहीं है। आलोक की इस राय के बाद मैं भी उसे क्या कहता। मैंने बात को वहीं छोड़कर जब अपने लिए किराए के मकान के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसी मोहल्ले में उन्हीं के जानकार असमिया परिवार के घर में 2 कमरों का हिस्सा खाली है। मकान के एक भाग में मकान मालिक का परिवार रहता है और आधा हिस्सा वे किराए पर देने को तैयार हैं। अगर पसंद आ जाए तो बात की जा सकती है। मैं तो बिना देखे ही हामी भरने को तैयार बैठा था। वैसे भी इतवार का दिन था और आलोक भी इतवार को कारोबार की छुट्टी रखता है। हम दोनों तुरंत तैयार होकर मकान देखने के लिए पहुंच गए। यह असमिया शैली में बना साफ सुथरा 1 मंजिला मकान था जो बाहर से एक बंदी इकाई की तरह लगता था। किराए पर देने वाला भाग ठीक ठाक था। 14 बाई 10 के 2 कमरे एक सीध में बने थे। पिछले कमरे के आधे हिस्से में अंदर खुलती छोटी सी रसोई और उसी की बराबरी में खुलता शौचालय और बाथरूम। मुझे मकान देखते ही पसंद आ गया। शायद 2-4 दिन पहले ही खाली हुआ था, इसलिए साफ सफाई होनी बाकी थी। दीवारों का रंग रोगन हुए भी काफ़ी समय हो गया था शायद। मकान मालिक ने बताया कि 2-4 दिन में रंग रोगन का काम पूरा हो जाएगा। इसके लिए वे सप्ताह भर का समय मांग रही थी, जबकि मैं तो तुरंत आने को तैयार बैठा था। मेरे कुछ कहने से पहले ही अशोक ने उनकी बात मान ली। संकोच करते हुए मैंने किराया पूछा तो अशोक ने बताया कि अभी तक 2000 में उठा हुआ था। दूसरा कोई लेता तो मकान मालकिन 2500 से कम में राजी ना होती, पर मेरे लिए 2000 में तैयार हो गई हैं। मैंने तुरंत किराए की राशि अग्रिम रूप से उन्हें सौंप दी। इन 7 दिनों में मैं आलोक के परिवार से काफ़ी घुल मिल गया। उमा और दीपक की शर्म शंका जरूर कुछ कम हो गई, लेकिन सुगदा की चुप्पी अभी वैसी ही कायम थी। कई बार शाम को उमा और सुगदा के साथ किसी घरेलू काम से पास वाले बाजार में घूम भी आता, पर बाजार में बात फकत उमा से ही होती। सुगदा को 2-4 बार कुछ पूछा भी, लेकिन वह छोटा सा उत्तर देकर मौन धारण कर लेती। मुझे उसका यह अबोलापन कुछ अटपटा सा लगता। सप्ताह पूरा होने पर मुझे किराए के मकान में रहने के लिए जाना था। उसी शाम आलोक ने घर आकर बताया कि उसे अपनी पत्नी और बेटे को ससुराल से लाने के लिए कोलकाता जाना होगा। मैंने तुरंत कह दिया कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं, मैं तो कल ही किराए के मकान में शिफ्ट हो जाऊंगा। वह निश्चिंत होकर कोलकाता हो आए। आलोक को मेरी बात कुछ कम जची। बोला, क्या बात करते हो आनंद, मेरे माँ बाप के लिए जैसा मैं हूँ वैसा ही तू है। पिताजी की तो यूँ भी तबीयत नर्म है, तेरे यहाँ रहने से घर में कुछ मदद ही रहेगी, इसलिए मेरी वापसी के बाद आराम से शिफ्ट हो जाना। आलोक के पिताजी और माताजी ने जब इस बात पर जोर दिया तो मुझे उनकी बात मान लेनी पड़ी। इधर सुगदा की चुप्पी ने भी जाने अनजाने अपने प्रति मेरी दिलचस्पी को बढ़ा दिया था। मैं लगातार इस इंतज़ार में था कि थोड़ा एकांत मिले तो मैं इसकी वजह जानूं। वह इतनी अबोली और अनमनी क्यों रहती है। आलोक की मौजूदगी में
इस सब पर बात कर पाना मुश्किल था। शाम को उसके घर लौट आने के बाद तो वह दिखाई देनी ही बंद हो जाती। यूँ सुखदा का आलोक से देवर भाभी का जो रिश्ता था, मैं भी इसी नज़र से उसे देखता था। भले वह उम्र में मुझसे छोटी थी, लेकिन उस घर की बड़ी बहू होने के नाते मेरे लिए भी अब बड़ी भाभी जैसी ही हो गई थी। सुखदा का संकोच कई बार मुझे दुविधा में डाल देता। उमा जितनी सहजता से मुझे भाई जी कहकर संबोधित कर लेती, सुखदा मेरे लिए कोई संबोधन तय नहीं कर सकी। वह बोलती ही इतना कम थी कि शायद उसे किसी संबोधन की ज़रूरत ही नहीं थी। पिताजी की तबीयत को लेकर आलोक अक्सर चिंता में रहता था। 2-1 दिनों से उनकी तबीयत यूं भी नर्म थी। मैंने उन्हें तसल्ली देने का प्रयास किया कि वह चिंता ना करें, ज़रूरत पड़ने पर दवाई पानी की कमी नहीं होगी। यह बात जानता था कि आलोक के बाहर जाते ही मेरी जिम्मेदारी अवश्य बढ़ जाएगी, जबकि गुवाहाटी मेरे लिए एकदम नई जगह थी। मेरी तसल्ली के बाद आलोक उसी शाम कोलकाता के लिए रवाना हो गया। सवेरे जब सुखदा मेरे कमरे में चाय देने आई तो मैंने कुछ जानकारियां लेने के बहाने उसे बातचीत में लगा लिया। वह खाली ट्रे हाथ में लिए मेरे सवालों के छोटे छोटे उत्तर देती रही। पास में खाली कुर्सी पड़ी थी, पर बैठने का कहने के उपरांत भी वह अपने पाँव पर ही खड़ी रही। मैंने चाय पीकर कप उसे वापस कर दिया। मैं कुछ और पूछता, तभी भीतर से माँ जी के बुलावे की आवाज़ आ गई। वह खाली कप लेकर तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन आलोक के पिताजी की तबीयत और नर्म हो गई। उनके पेट और कलेजे में जलन सी हो रही थी। शाम को डॉक्टर ने जांच करके उन्हें दवाई दे दी और उन्हें नींद आ गई। रात को 11 बजने तक मैं, सुखदा और माँ जी सभी उनके पास बैठे रहे। उमा और दीपक तो 10 बजे अपने कमरे में जाकर सो गए। माँ अक्सर बच्चों के पास ही सोया करती थी, पर उस रात ज़्यादा थकान के कारण बातचीत करते करते वहीं पिताजी के पास ही दूसरे पलंग पर लेट गईं और उन्हें नींद आ गई। रात को 11:15 बजे मैं भी सुखदा से 1 गिलास पानी देने का कहकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद सुखदा पानी लेकर आ गई। गिलास मेरे हाथ में देकर वह मेरे पास रुक गई। मैंने जब उससे नरमी से पूछा कि वह इतनी गुमसुम और उदास क्यों रहती है, तो वह उसी तरह बिना कुछ बोले सिर नीचा किए आंगन की ओर घूरती खड़ी रही। मैंने जब अधिक आग्रह किया तो वह संकोच करती सी खाली कुर्सी पर बैठ गई। सुखदा अभी इसी दुविधा में थी कि वह अपने मन की पीड़ा मेरे सामने प्रकट करे या नहीं। मेरी हमदर्दी से उसके मन में थोड़ी तसल्ली अवश्य हो गई थी और उसी विश्वास से वह मेरे पास बैठ गई थी। मैं जानता था कि उसका यह विश्वास बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। वर्षों बाद उसके साथ एकांत में बात करने का यह मेरा पहला अवसर था और वह इसका कोई गलत अर्थ ना लगाए, इस बात का मुझे विशेष ध्यान रखना था। किसी जवान विधवा के साथ एकांत में बात करना कितना मुश्किल होता है, यह बात मैं अच्छी तरह जानता था। मैंने जब उसे इतनी तसल्ली और अपनापन देकर आग्रह किया तो उसने धीरे धीरे अपनी सारी व्यथा और आशंकाएं खोलकर मेरे सामने रख दी। सुखदा ने अपनी माँ के स्वर्गवास और उसके बाद बीते घटनाक्रम को बयान करने के बाद सार रूप में इतना ही कहा था। आनंद, आप मेरे परिवार को अच्छी तरह जानते हैं। मेरी माँ ने जीते जी अपनी बेटियों की आंख में आंसू नहीं आने दिया। मेरी बड़ी बहन और बड़ा भाई आज उसी के बुते सुख की ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर भाई भाभी का मन कमज़ोर ना होता तो आज शायद मुझे यहाँ आने की ज़रूरत ना होती। मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, उसकी पीड़ा और चिंताओं को करीब से जानती हूँ। 6 महीने पहले अपनी माँ के स्वर्गवास के बाद मैंने आलोक को 2-3 पत्र लिखे कि वे माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए देश पहुँचा दें या एक बार खुद आकर यहाँ का घर खोल जाएं, ताकि मैं घर में अपनी बेटी के साथ रह सकूं। इतने बरस तो मैंने अपनी माँ के साथ जैसे तैसे गुजार लिए, लेकिन अब भाई भाभी पर बोझ बने रहने की बजाय मुझे अपने घर में रहना ही उचित लगता है। आलोक से 2 बार फ़ोन पर बात भी की, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि उनके लिए मेरी परेशानी किसी गिनती में नहीं थी। आखिर मैंने सीधे बाबूजी से बात की और अपनी चिंता परेशानियों से अवगत कराया। उन्होंने ही शायद लोक लाज के दबाव में एक करीबी रिश्तेदार के साथ मुझे गुवाहाटी बुलवा लिया। तय तो यह हुआ था कि माँ बाबूजी या आलोक स्वयं मेरे साथ वापस चलकर उस घर में मेरे रहने की व्यवस्था कराएंगे और माँ बाबूजी को मेरे पास छोड़ जाएंगे। लेकिन पिछले 4 महीनों से मैं यहाँ अटकी पड़ी हूँ। आलोक से जब भी बात करती हूँ किसी न किसी बहाने से टाल देता है। मेरी बच्ची माँ भाई के बच्चों के साथ बैठी है, पता नहीं किस हाल में है। इतना कहते हुए उसकी आंखें छलछला गईं। सुखदा की पीड़ा जानकर मैं आभाग था। सूझ नहीं रहा था कि किस तरह उसे धीरज दिलाऊं।
यह भी चिंता हो रही थी कि कहीं आलोक की माँ ना जाग जाए और अपनी बहू को इस तरह किसी पराये के सामने रोते देखकर कुछ गलत न सोचने लगे। मैंने किसी तरह सुखदा को धीरज से काम लेने को कहा और आश्वस्त किया कि मैं कोई रास्ता निकालने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। उसका ध्यान बटाने के लिए यूं ही पूछ लिया, तो आप यहाँ अकेली क्यों आ गई? बेटी को भी अपने साथ ले आती। वह तो अभी छोटी ही होगी ना। आपने यहाँ रहना पड़े तो क्या दिक्कत है? ये भी आपका अपना घर है। मैं तो खुद यहाँ आकर बन गई हूँ आनंद जी। अब तो वाकई यहाँ से वापस निकलना मुश्किल हो गया है। बिटिया को इसलिए नहीं लाई कि जब हफ्ते 10 दिन में वापस लौटना था तो उसे क्यों कष्ट देती। यूँ वो 6 बरस की है, मेरे साथ रहने की ज़्यादा जिद भी नहीं करती। वह भाई के बच्चों के साथ पहले से घुली मिली थी और भाई भाभी ने भी यही सलाह दी कि बच्ची को उन्हीं के पास छोड़ जाऊं। बस यही गलती हो गई मुझसे। लेकिन आप तो इस घर की बड़ी बहू हैं, माँ बाबूजी भी आपका मान रखते हैं। फिर एक बार ढंग से बैठकर बात क्यों नहीं कर लेती? या तो वो बच्ची को भी यहाँ बुला लेंगे या साथ चलकर आपकी व्यवस्था कर देंगे। यह तो बिल्कुल वाजिब बात है। अब तो कहने भर को इस घर की बड़ी बहू रह गई हूँ। आनंद बाबू, पति के न रहने पर ससुराल में औरत की क्या कदर रह जाती है, ये इतने वर्षों में अच्छी तरह से जान गई हूँ। लगता है वह रिश्ता उन्हीं के साथ कहीं खो गया है। बाबूजी भी बस लोक लिहाज के कारण थोड़ा सा ख्याल रख लेते हैं, वरना सासू जी और देवर जी की तरफ से तो दुआ सलाम हुआ ही समझें। अपनी निराशा को व्यक्त करने के लिए यूँ तो सुखदा के ये शब्द पर्याप्त थे, फिर भी न जाने क्यों पूछ ही लिया। क्या आलोक को आपसे कोई शिकायत है? वह अपने पति का सगा भाई है। आपका इस घर में उतना ही अधिकार है जितना उसका। फिर ऐसी तो कोई तंगी परेशानी भी नहीं कि कोई अपनों से ऐसा बर्ताव करे। सब अच्छा खाते कमाते हैं। इसी बात का तो रोना है। बहुत खाते पीते आसामियों में गिनती होती है। 4 बेटे बेटी हैं सेठ लक्ष्मीचंद के, पर सारी संपत्ति अकेले आलोक बाबू को चाहिए। मैंने तो कभी भूल कर भी अपने हिस्से की बात नहीं की। फ़कत इतनी सी बात कहने आई थी कि वे एक बार माँ बाबूजी को मेरे साथ बीकानेर भेज दें, जिससे मैं बरसों से बंद पड़े घर को उनके सामने खुलवाकर साफ़ सफाई करवा लूँ। कोई टूट फूट हो तो उसकी मरम्मत हो जाए और बच्ची को लेकर बस रहने भर का हिस्सा अपने लिए ठीक कर लूँ। मेरे तो अपने कपड़े और घर के बर्तन तक उसी में बंद पड़े हैं। यूँ तो मैं इनसे बगैर पूछे भी घर खुलवा लूँ तो मुझे कौन रोकने वाला है। लेकिन बेबात की बदमगजी क्यों हो, इसलिए चाहती थी कि सारी बात राजी खुशी इनके अपने हाथ से हो जाए। मुझे किसी से कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए। खुद बीए बीएड हूँ। कोशिश करके किसी स्कूल में छोटी मोटी जॉब करके भी अपना गुजारा कर लूँगी। हाँ, इतना ज़रूर चाहती हूँ कि अपने घर में मेरे साथ भेदभाव ना किया जाए। इसमें आलोक का क्या कहना है? क्या आपको उस घर में रहने से मनाही करता है? आपके मित्र आलोक बाबू बहुत होशियार सेठ बन गए हैं। वे साम दाम दंड भेद की सारी नीतियाँ बरतना जानते हैं। अगर भाभी तैयार हो तो यही सारी सुख सुविधाएँ देकर उन्हें रखने को तैयार हैं। बस उनकी इच्छाओं का ख्याल रखूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे अपनी रखैल बनाकर रखना चाहते हैं मुझे। और यह बात कहते हुए सुखदा की आंखें सजल हो आई थीं और उसके अंतस में पीड़ा का एक ज्वार सा उठता अनुभव किया मैंने। मैं अबाक उसके मुंह की ओर देखता रह गया। कुछ क्षण मौन रहकर फिर से अपनी बात का सिरा पकड़ते हुए बोली, आनंद, मेरी दुविधा यह है कि अगर मैं इस घर में रहते हुए उनकी बातों का विरोध करूं तो इस पराई धरती पर मेरे साथ कोई भी हादसा करवाने में वे शायद ही चूकें। अगर माँ बाबूजी से उनके व्यवहार की शिकायत करूं तो उल्टे मुझ पर आरोप लगाकर बदनाम करने में भी संकोच नहीं करेंगे। बस उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती कि मैं परिवार में अपने हक की बात करूं या अपने हिस्से का अलग ढंग से उपयोग करने की सोचूं। अब तो किसी से बात करते हुए भी डर सा लगा रहता है। आखिर मैं किस पर भरोसा करूं आनंद? ये तो बहुत दुख की बात है सुखदा। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई सगा भाई अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ ऐसा रवैया रख सकता है, वह भी तब जब उसका भाई संसार में ना रहा हो। मुझे पहली बार आलोक का मेहमान बनकर उस घर में रहना बोझ सा लगने लगा। लेकिन अब तो उससे बड़ी चिंता यह हो गई कि सुखदा को इन हालात से निकालकर किस तरह उसके ठिकाने वापस पहुंचाया जाए। खुद को लेकर यह चिंता भी होने लगी कि कहीं सुखदा मेरी हमदर्दी का गलत अर्थ न लगाने लगे। तुमने बाबूजी या माँ जी से इस बारे में बात की कभी? वे क्या कहते हैं? बाबूजी की बड़ी चिंता
खुद उनका कमज़ोर स्वास्थ्य है, उनके पेट में अल्सर है। पूछने पर यही कहते हैं कि थोड़ी तबीयत सुधर जाए तो कोई हल निकालेंगे, लेकिन पिछले 2 महीने से यही हाल है। मैंने खुद इसी उम्मीद में इतने दिन निकाल दिए कि आलोक की बदनीयत सामने आने के बाद तो एक दिन भी यहाँ रहना भारी लगता है। उसे तो इसी बात की शिकायत है कि मैं उसकी इच्छा का साथ क्यों नहीं दे रही, और अब तो वह इस बात से परेशान भी रहता है कि कहीं मैं घर में इनकी चर्चा ना कर दूं। मैं क्या करूं आनंद? माँ बाबूजी को कहने से भी क्या होगा, उल्टा घर का अकाज ही होना है। उन्हें दुख होगा, उनका ये एक ही बेटा है, इतना बड़ा कारोबार है, और किसके भरोसे चलाएं। कहते हुए सुखदा गहरे सोच में डूबकर चुप हो गई। मेरे पास भी कहने को कुछ नहीं था। जैसे गनीमत है कि वे हमारे बचपन के रिश्ते को नहीं जानते, वरना आपको यहाँ लाने का जोखिम कभी ना उठाते। मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि उनके सामने आपसे कोई बात ना करूँ। आप मुझे बचपन से जानते हैं, और इस बची हुई दोजख ज़िंदगी में भी आपके उस एहसान को मैं कभी नहीं भूली जो इंसान किसी और को बचाने में अपनी जान जोखिम में डाल सकता है। उसके अपनेपन को कैसे भूला जा सकता है? जिस दिन मुझे ये जानकारी मिली कि आप आने वाले हैं, मेरा तो जी में जी आ गया। इस पराई ज़मीन पर कोई तो ऐसा दिखा जिसे अपनी तकलीफ़ बयान कर सकी हूँ। सुखदा के चेहरे पर पहली बार मुझे शांति और संतोष का भाव दिखाई दिया। इसे एहसान मत कहो सुखदा, अगर अपना समझती हो तो इसे अपना हक समझो। मेरा तो विचार है कि एक बार ठंडे दिमाग से आलोक से बात कर लो, उसकी कमजोरियों को दरकिनार रख किसी तरह से उसे इस बात के लिए राज़ी कर लो कि वह माँ बाबूजी को कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ भेजने को तैयार हो जाए। ज़रूरत पड़े तो उसे यह भी जता दो कि तुम किसी दबाव में आने वाली नहीं हो। मेरा ख्याल है वह टकराव में आने से ज़रूर बचेगा। हाँ, सोचा तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन डर इसी बात का है कि अगर बाबूजी की तबीयत ना संभली तो मेरी परेशानी निश्चय ही बढ़ जानी है। तब माँ जी के चलने की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। 2 दिन बाद कोलकाता से उसकी बीवी के आ जाने के बाद तो घर का माहौल शायद ही अनुकूल रह पाए। उसकी पत्नी को मेरा यहाँ रहना कतई रास नहीं आएगा। उस स्थिति में लगता है मुझे अकेले ही निकलने की हिम्मत बटोरनी होगी। उसकी चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है। अभी तो खुद मुझे किराए वाले मकान में कुछ ज़रूरी सामान रखवाकर एक बार बीकानेर जाना है। उस स्थिति में तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा देना अब मेरी जिम्मेदारी समझो। पूरे हालात जानने के बाद मैंने सुखदा को ये तसल्ली देना ज़रूरी समझा। वाकई ये चिंता दूर हो जाए तो मेरे मन से बड़ा बोझ हट जाएगा। भरपाई मैं यहाँ आने और रहने से। कोई मेरे साथ चले तो अच्छी बात है, ना चल सके तो उनकी मर्ज़ी। घर की चाबी तो बाबूजी यूं ही देने को तैयार बैठे हैं। उन्होंने ही तो इतने दिनों से धीरज दिला रखा है। वे आलोक के रवैये को जानते हैं, बस उसकी बदनीयत वाली बात मैंने उन्हें नहीं बताई और ना बताने की ज़रूरत। वैसे बाबूजी खुद आलोक पर अब नज़र रखने लगे हैं। घर में अगर मेरे साथ वे अच्छा बर्ताव ना करे तो वे उसे टोक देते हैं, पर इससे मेरी समस्या अपनी जगह बरकरार है। सोचती हूँ आपका यहाँ आना वाकई मेरे लिए एक बड़ी उम्मीद जैसा हो गया है। मुझे तो अपनी वापसी अब आप ही के जिम्मे आती दिख रही है। इस बार आपकी पत्नी और घर वालों से मिलना हो जाए तो वहाँ मेरा भी कोई अपना कहने वाला हो जाएगा। सुखदा प्रसन्न मन से अपने भावी जीवन की कल्पना में विभोर होने लगी थी। बीवी और परिवार तो अभी घर बसाने से बनेगा सुखदा जी। अभी तो पीछे अपनी बूढ़ी माँ और 2 छोटे भाई बहन को छोड़कर आया हूँ जो पढ़ रहे हैं। बहन ने बीए कर ली है और माँ की बड़ी चिंता उसकी शादी करना रह गई है। पिछले कुछ अरसे से मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, पर मैं चाहता हूँ कि पहले बहन के हाथ पीले हो जाएं तो एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। मेरी बात सुनकर सुखदा आश्चर्य से मेरी ओर देखती रह गई। उसकी आंखों में गहरा अपनेपन का भाव था, लेकिन फिलहाल उसे शब्दों में बयान करना टाल दिया। उसने उठते हुए बस इतना ही कहा, बहुत भाग्यशाली हैं आपकी माँ जिन्हें आप जैसा बेटा मिला। वह लड़की भी बेहद खुशनसीब होगी जिसे आप अपना जीवन साथी चुनेंगे। ईश्वर आपकी हर कामना पूरी करे। सुखदा की इन दिली दुआओं से दूर मैं जाने अतीत की किन रूमानी स्मृतियों और कल्पनाओं में खो गया था। एक अनाम रिश्ता जो बनने से पहले ही बिलख गया था। अगर वह समय पर आकार ले पाता तो आज सुखदा को यह दुर्दिन शायद न देखने पड़ते। अब हमारे पास क्या विकल्प बच गए हैं। मेरे लिए उन पर बात करना आसान नहीं है। एक अव्यक्त आत्मीयता और अपनापन है जिसे शब्दों में बयान करने की कोई सूरत नहीं सूझ रही। इस बीच
अपने को समेटती सी वह उठी और एक फीकी मुस्कान के साथ लिए बाहर निकल गई। सुखदा के विदा होने के बाद मैं उसी नीम अकेलेपन में देर तक उसकी परेशानियों पर सोचता ही रह गया, जिनका तत्काल कोई निस्तार भले ना दिखता हो, लेकिन एक बात स्पष्ट थी कि अब वह उन पारिवारिक रिश्तों के दबाव से मुक्त थी। उस पारिवारिक बंधन में बंधे रहने की इच्छुक भी वह नहीं थी और ना किसी धन संपत्ति या अपनी हिस्सेदारी का लालच ही। ऐसे में अगर वह हिम्मत रखे और साथ दे तो हम अपने बचपन के रिश्ते को फिर से सजीव कर सकते हैं। मेरे घर में इस रिश्ते से किसी को ऐतराज़ नहीं होगा, बल्कि माँ तो उल्टे खुश होगी कि आखिर मैंने अपना घर बसाने का मानस बना लिया। बस अगर सुखदा की सहमति मिल गई तो हम दोनों के बीकानेर पहुँचते ही हमारे इस आत्मीय रिश्ते को मुकम्मल आकार लेने में शायद ही कोई बाधा आए। अगली सुबह बहुत खुशनुमा थी। रविवार की छुट्टी के कारण मुझे भी कहीं जाना नहीं था। सुखदा भी जब सुबह की चाय लेकर आई तो उसके चेहरे पर ताजगी और सहज मुस्कान खिली थी। आज तो पहल करके उसी ने पूछ लिया कि रात को नींद तो अच्छी आई ना, और जब मैंने कहा कि उसे इतनी अच्छी बात हो जाने के बाद नींद अच्छी क्यों ना आती भला, इस पर वह हंसती हुई वापस घर में लौट गई। सुबह का अखबार पढ़ लेने के बाद मैं उठा और नहा धोकर नाश्ते के लिए तैयार हो गया। घर के लोग आमतौर पर नाश्ता साथ ही लेते हैं। सुखदा सदा की भांति रसोई में ही थी, जबकि नाश्ते की टेबल पर मेरे साथ सिर्फ माजी और उमा थे। आलोक के बाबूजी तबीयत ठीक न होने के कारण अपने बेडरूम में ही आराम कर रहे थे। नाश्ते के दौरान माजी ने ही बताया कि आलोक को कोलकाता से लौटने में 2 दिन और लग सकते हैं। रविवार को तो दुकान की वैसे ही छुट्टी रहती है, लेकिन अगले 2 दिन उमा और उनका एक चचेरा भाई दुकान संभाल लेंगे। बाकी सेल्समैन तो रहते ही हैं, बस काउंटर पर ही परिवार का कोई सदस्य रहना ज़रूरी है। सो वह काम उमा ठीक से कर लेती है। नाश्ते की टेबल से जब उठने लगा तो उमा ने ही अनायास पूछ लिया था, आनंद भैया आज तो आपकी छुट्टी है ना? हाँ, अभी दोपहर तक तो घर में ही हूँ। तुम बताओ, कोई काम हो तो? बस काम कुछ खास नहीं है, अभी 10:30 बजे ड्राइवर आ जाएगा। मुझे दिसपुर में अपने चाचा जी के घर जाना है। गौरव भैया से भी कल दुकान पर साथ रहने के लिए बात करके आनी है। फिर भाई मुझे छोड़ देगा या मैं गाड़ी मंगवा लूँगी। आप और भाभी मेरे साथ चलिए ना। आप साथ रहेंगे तो लौटने में भाभी रसोई का कुछ ज़रूरी सामान भी ले आएंगी। आलोक भैया को तो 2 दिन और लग जाएंगे लौटने में। उमा ने एक ही सांस में सारी प्लानिंग बता दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर चलेंगे तुम्हारे साथ। तुम लोग तैयार हो जाओ, 10 तो बज ही गए हैं। मैं भी कपड़े बदल लेता हूँ, अभी 10-15 मिनट में फिर चलेंगे। कहते हुए मैं खुशी खुशी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मुझे खुशी इस बात की थी कि इस बहाने कुछ देर और सुखदा के साथ रहने और उससे बात करने का निरापद समय मिलेगा। ठीक 10:30 बजे ड्राइवर ने गाड़ी पोर्च में लगा दी। मैं अपने कमरे में तैयार ही बैठा था। 5-7 मिनट में उमा और सुखदा तैयार होकर मेरे कमरे के सामने से गुजरी तो मैं भी अंदर के दरवाजे से मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। माजी हमें विदा करने के लिए दरवाजे पर ही खड़ी रह गईं। सुखदा और उमा पीछे की सीट पर बैठ गईं और मैं आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर। उमा ने ड्राइवर को गंतव्य का पता समझा दिया और उसी के मुताबिक गाड़ी मुख्य सड़क पर आ गई। मेरे लिए सारे रास्ते नए थे। बीच बीच में उमा मुख्य जगहों के बारे में बताती रही, जबकि सुखदा एकदम मौन उसके पास बैठी रही। आखिर 15 मिनट के बाद गाड़ी एक बहुमंजिला इमारत के अहाते में दाखिल हुई और साइड की रोड से कुछ अंदर जाकर एक ब्लॉक के सामने खड़ी हो गई। हर ब्लॉक के नीचे का एरिया कार पार्किंग के रूप में था और पहली मंजिल के बाद 14 मंजिल तक रिहायशी फ्लैट्स। उमा वहीं उतर गई और उसने ड्राइवर को एक मॉल का पता बता दिया जो बेलटोला में उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। शायद सुखदा भी उसे जानती थी, जो उन दोनों की आपसी बात से मैं जान गया था। उमा की गाड़ी से उतरने पर सुखदा और मैं उसे लिफ्ट तक छोड़कर आए थे और वापस गाड़ी के पास आने पर मैं भी सुखदा के साथ पीछे की सीट पर बैठ गया। जब गाड़ी चल पड़ी तो सुखदा मुझे अपने करीब बैठा देखकर मुस्कुरा उठी। मैंने हल्का सा उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो उसने उसी सहजता से अपनी नर्म हथेली मेरे हाथ पर रख दी। हम 10-12 मिनट तक उसी अवस्था में सहज बातें करते हुए एक बहुमंजिला माल के अहाते में पहुंच गए। ड्राइवर ने गाड़ी को रोककर हमें उतारा और पार्किंग की ओर बढ़ गया और हम माल में प्रवेश द्वार की ओर।
जैसा मेरा अनुमान था, सुगदा इस माल से अच्छी तरह परिचित थी, इसलिए वही आगे बढ़ती हुई एक बड़े से हाल में दाखिल हो गई। मैंने उसके साथ चलते हुए पूछ लिया, क्यों ना हम पहले किसी अच्छे रेस्तरां में बैठकर एक एक प्याला कॉफ़ी पी लें। और ये ऑफ़र देते हुए मैं अंदर से बेहद खुश था। सुगदा ने बिना किसी आपत्ति के खुशी से मेरा प्रस्ताव मान लिया। एक अच्छा रेस्तरां उसी माल की तीसरी मंजिल पर था, इसलिए हम लिफ्ट की ओर बढ़ गए। सवेरे का समय होने के कारण अभी मॉल में कम ही लोग दिख रहे थे। लिफ्ट में भी हम दो ही दाखिल हुए। लिफ्ट में तीसरे माले का बटन दबाने के बाद जब मैं सुगदा के पास खड़ा हुआ तो उसके नए कपड़ों की महक मुझे बेसुध किए जा रही थी। हालांकि वह बहुत सादा लिबास में थी। मैंने उसकी मुस्कुराती आंखों में देखते हुए हौले से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह लिफ्ट में उसी सहजता से मेरी बाँह पकड़े खड़ी रही। लिफ्ट से निकलकर हम साइड के गेट से रेस्तरां के हाल में पहुंच गए। रेस्तरां में इस वक्त कोई 3-4 युवा जोड़े और ग्राहक बैठे थे। हम एक कोने में लगी टेबल पर आजू बाजू की कुर्सियों पर बैठ गए। बैठने के बाद मैंने कुछ क्षण रेस्तरां की डिज़ाइन और सजावट को देखा और उन सब से घूमकर मेरी नज़र सुगदा के सलोने मुख पर आकर टिक गई, जो इस टेबल पर बैठने के साथ ही जाने किस सोच या संकोच में डूबी सी लग रही थी। हाँ जी, तो अब बताइए, रात को हमारी बातचीत के बाद आपने कुछ विचार किया होगा, किस नतीजे पर पहुंची आप? आखिर मैंने इस सवाल के साथ बातचीत की शुरुआत की। मेरा सवाल सुनकर वह कुछ क्षण मेरी ओर देखती रही और फिर धीरे से बोली, पहले तो इस आप को हटाइए बीच में से। बाकी विचार से अधिक तो मैं कल रात से इसी बात पर आश्चर्यचकित हूँ कि इस सुंदर, सजीले और कामयाब युवक को उसके घर वालों और बिरादरी वालों ने अब तक कुंवारा कैसे रहने दिया। मुझे तो अपनी शादी ब्याह की समझ आने से पहले ही पकड़कर ऐसे उलझा दिया गया कि किसी को कुछ बोल ही नहीं पाई, और उसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। ये बीए बीएड तो मैंने गुड़िया के पापा के जाने के बाद किया है। मैं सुगदा की बातों का कुछ जवाब देता उससे पहले बहरा टेबल पर पानी का गिलास रखकर ऑर्डर के लिए इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसे 2 एस्प्रेसो कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और सुगदा की ओर देखते हुए पूछ लिया, कुछ खाना पसंद करोगी? जवाब में सुगदा ने नामे गर्दन हिला दी। बहरा कॉफ़ी का ऑर्डर लेकर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने सुगदा की ओर देखते हुए कहा, अगर घर वालों और बिरादरी वालों के दबाव में आ गया होता तो आज लोक सेवा आयोग से चयनित होकर देश के सुदूरवर्ती शहर गुवाहाटी में सेवा करने का सुयोग शायद न बन पाता। वहीं अपने प्रदेश के किसी छोटे शहर, कस्बे या गांव में कोई छोटा मोटा जॉब कर रहा होता या किसी सेठ साहूकार के यहाँ मुनीमी गिरी। माँ तो मेरी बार बार की नानुकुर सुनकर निराश हो चुकी हैं। पर सच बात यही है सुगदा कि तुम्हारी शादी के बाद जाने क्यों मेरा शादी ब्याह से जी ही उचट गया। 2-3 रिश्तों के लिए बमुश्किल लड़की को देखने के लिए तैयार हुआ भी तो उनमें तुम्ही को ढूंढता रहा और नहीं बना पाया मन। मैं कभी तुम्हें कह नहीं पाया सुगदा तुम मेरा पहला प्यार हो, और गोपाल जी के जाने के बाद तो मैं शिद्दत से ऐसा अवसर ढूंढता रहा हूँ कि तुमसे एक बार मुलाकात हो और मैं अपनी भावनाओं से तुम्हें अवगत करा सकूँ। मुझे तो लगता है कि अभी बहुत देर नहीं हुई है। हम इस ज़िंदगी को बेहतर ढंग से संभाल कर जी सकते हैं सुगदा। मेरी बात सुनकर वह एकाएक बहुत संजीदा सी हो गई और आंखें भी नम हो आईं। नहीं आनंद, मुझे नहीं लगता कि अब हमारे इर्द गिर्द के लोग ऐसा होने देंगे। खुद आपकी माँ और बहन भाई भी इसे शायद ही स्वीकार करें। अपनी माँ और बहन भाइयों की ओर से मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। वैसे भी अपनी ज़िंदगी के ऐसे फैसले मैं अपने बूते पर लेना ही पसंद करता हूँ, इसलिए अब तक किसी के दबाव में नहीं आया। हाँ, अगर तुम ही तैयार नहीं हुई तो फिर वाकई मुश्किल है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही कॉफ़ी आ गई तो कुछ क्षण के लिए बातचीत रुक गई। मेरी एक बेटी है आनंद, और ये परिवार के लोग, वो हमारी बेटी होगी। और तुम किस परिवार की बात करती हो सुगदा? आलोक और उनके माँ बाबूजी की? माँ बाबूजी तुम्हें कब तक सहारा दे सकेंगे, और क्या आलोक तुम्हें चैन से जीने देगा? अब ये ज़िंदगी तुम्हारी अपनी है सुगदा, इसके फैसले स्वयं लेने की हिम्मत जुटानी होगी। अपनी बेटी का भविष्य देखो। यह दकियानूस समाज बेटियों के साथ क्या सलूक करता है, इसे तुम स्वयं भोग चुकी हो, मुझसे बेहतर जानती हो। सुगदा गहरी चिंता में थी। कुछ देर कॉफ़ी का सिप लेते हुए चुपचाप सोचती रही, फिर मुझसे ही पूछने लगी, पर यह सब कैसे संभव होगा आनंद? अभी तो यहीं के झमेले से निकलना समस्या हो रखी है।
यहाँ की परिस्थिति से निकलने की बात हम कल रात ही कर चुके हैं। तुम तो अकेले निकलने तक की बात कर रही थी। और वैसे भी अब आलोक की बीवी आ जाने के बाद वे खुद यही चाहेंगे कि तुम वापस लौट जाओ। उन्हें यहाँ किसी को ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा क्या रिश्ता है या हम क्या सोच रहे हैं। बाकी प्रक्रिया हम वहाँ पहुँचकर पूरी करेंगे। हमें नहीं करना कोई दिखावा। हम सही कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे और बाकायदा सबको सूचित करते हुए अपने विवेक से फैसला लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की कोई परेशानी आएगी। ना हम किसी पर निर्भर हैं और ना हमें किसी का कुछ चाहिए। आलोक तो वैसे ही इस आसान मुक्ति से मन ही मन खुश होगा। बाकी तुम्हारी खुद की उस पुश्तैनी संपत्ति में कोई रुचि हो तो तुम विचार कर लो। मेरे लिए तो तुम जैसा जीवन साथी पा लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि ज़िंदगी में कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, बल्कि कोई कष्ट आएगा तो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। मेरी इस अंतिम बात तक आने से पहले ही सुखदा ने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर टेबल पर आपस में मिले मेरे दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया और मेरे विश्वास में अपना स्वर मिलाते हुए इतना ही बोली, बस आनंद, अब और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। असल में मैं तो तुम्हें उसी दिन अपना मान चुकी थी जिस दिन तुमने अपनी जान पर खेलकर उस सांड से मुझे बचाया था। मैं उस वाक़े को कभी नहीं भूलती। उसी में मुझे तुम्हारे व्यक्तित्व और मनोबल की पहचान हो गई थी। दुर्भाग्य से मुझे उस वक्त अपना मन और होश संभालने का मौका नहीं मिला था। जो ज़िंदगी के इन थपेड़ों ने सामने लाकर खड़ा कर दिया है, अब इसे नहीं गंवाऊंगी। सुखदा की इस अंतिम बात के दौरान ही मेरा कॉफ़ी का बिल फोल्डर में रख गया था, जिसे देखकर मैंने उसमें वांछित मुद्रा रखी और एक ठोस निर्णय के साथ हम दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए। नीचे आकर मॉल के शॉपिंग सेंटर से कुछ आवश्यक घरेलू सामान लिया, उसका बिल चुकाया और सामान लेकर बाहर आ गए, जहां ड्राइवर गाड़ी लिए तैयार खड़ा था। इस बार घर लौटते हुए हमें गहरी तसल्ली थी कि हम एक ठोस निर्णय के साथ वापसी कर रहे हैं और उसमें आगे का रास्ता हमारे संकल्प में इतना स्पष्ट और निरापद है कि अपने भविष्य को लेकर अब कोई आशंका शेष नहीं थी।